बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धोबी के बेटे ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। डिग्री मुकम्मल होने के बाद उसने एक मशहूर कंपनी में अप्लाई किया। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कंपनी के मैनेजर ने धोबी के बेटे से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं। तो उसने बताया कि मेरी माँ चूड़ियाँ फ़रोख्त करती है जबकि बाप धोबी है। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन में कोई कमी नहीं, लेकिन तुझे नौकरी सिर्फ उस सूरत में मिल सकती है जब पूरे एक दिन माँ की जगह चूड़ियाँ फ़रोख्त करोगे और दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी घाट पर कपड़े धोगे। तुम्हारी जॉब के लिए हमें ये 2 दिन दरकार हैं। धोबी का बेटा फ़ौरन इस बात के लिए रजामंद हो गया। पहले दिन उसने माँ से कहा कि आज आप घर पर आराम करें। उसने चूड़ियों का टोकरा सर पर उठाया और घर घर आवाज़ देने लगा, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। दूसरे दिन उसने अपने बाप के मैले कपड़ों की गठड़ी ली। फिर इससे भी यही कहा कि आज आप आराम फरमाएं अब्बू जान। फिर इसके बाद गठड़ी लेकर वो धोबी घाट रवाना हुआ और जैसे ही उसने कपड़ों की गठड़ी खोली तो वो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज़ के अंदर सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाला समर अपने इलाके के लिए फ़ख्र का बैस बना और नौजवानों के लिए एक उम्मीद। एक ऐसा इलाका है जहां तालीम हासिल करने का इतना रिवाज नहीं था। वहां पर समर ने कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। फिर इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाब डिग्री मुकम्मल होने के बाद इसने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई किया, जिसमें से एक मशहूर कंपनी की तरफ से इससे कॉल मौसूल हुई। समर इंटरव्यू देने के लिए आईटी कंपनी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ। कंपनी के मैनेजर ने समर को सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखा। एक सांवली रंगत का नौजवान। इसको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये लड़का यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता है और फिर ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता है जिसमें तालीम हासिल करने का इतना रिवाज नहीं पाया जाता। तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था जो समर से लिया गया। उसके बाद मैनेजर साहब ने समर से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं। समर ने इन्हें बताया कि मेरी माँ चूड़ियाँ फ़रोख्त करती है जबकि मेरा बाप एक धोबी है। मैनेजर साहब ने कहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़बरदस्त है, लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए आपको अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। समर के पूछने पर उन्होंने बताया कि आपको मुकम्मल एक दिन अपनी माँ की जगह चूड़ियाँ फ़रोख्त करना पड़ेंगी, जबकि दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी घाट में जाकर कपड़े धोने पड़ेंगे। जॉब हासिल करने के लिए आपके ये 48 घंटे हमें दरकार हैं। समर बाखुशी इस बात के लिए रजामंद हो गया। वो अपने आबाई गांव में आया और अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ। गांव में जाते ही इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज के दिन आपने काम नहीं करना, आपने मुकम्मल आराम करना है। आपकी जगह मैं चूड़ियाँ फ़रोख्त करूँगा। इसकी बात सुनकर इसकी माँ हैरान हुई और कहने लगी, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कल ही इधर आए हो, 6 माह बाद हमारे पास आए हो और आते ही ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ना चाहते हुए भी माँ ने चूड़ियों का वो टोकरा समर के हवाले कर दिया। समर ने चूड़ियाँ का टोकरा सर पर उठा लिया और घर घर जाकर आवाज़ें देने लगा कि चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ हाजिर हैं। औरतें ये मर्दाना आवाज़ सुनकर हैरान हुई। इससे पहले तो इनके इलाके में किसी मर्द ने चूड़ियाँ नहीं फ़रोख्त की थीं। जब दीवारों से झांक कर देखा तो औरतें हैरान हुई कि कराची का पढ़ा लिखा नौजवान सर पर टोकरा उठाए फिर रहा है। इन्हें इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यह अपनी माँ की जगह चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त कर रहा है। खैर, सुबह से लेकर शाम तक समर ने वो चूड़ियाँ फ़रोख्त की और जब तक वो टोकरा खाली ना हो गया वो घर वापस ना लौटा। दूसरे दिन इसने बाप के मैले कपड़ों की गठड़ी ली और धोबी घाट रवाना हुआ। इसका बाप भी अपने बेटे के इस रवैये पर हैरान हुआ, मगर ज़ुबान से कुछ ना बोला। समर ने वो मैले कपड़ों की गठड़ी बाप से हासिल की और इसके बाद सर पर रखकर धोबी घाट रवाना हुआ। धोबी घाट पहुंचकर इसने जैसे ही कपड़ों की वो गठड़ी खोली तो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज़ के अंदर सोने की बालियां मौजूद थीं
वो ये बालियां देखकर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये बहुत कीमती बालियां थीं। इसने दिल में सोचा शायद कमीज़ उतारते वक्त ये बालियां कानों से निकल गईं। वो कमीज़ लेकर अपने बाप के पास आया और पूछा कि ये किस औरत के कपड़े हैं। बाप इन कपड़ों को पहचानता था। इसने समर को बताया कि ये हमारे इलाके के रईस सईं अजमत अली की बेटी के कपड़े हैं। समर ने वो झुमके और कपड़े लेकर हवेली के बहर आया। रईस की बेटी का नाम कंदील था। इसने रईस के मुलाजिम से कहा कि बीबी जी के कपड़ों में ये बालियां बरामद हुई हैं। मुलाजिम ने वो बालियां कंदील को दे दी। ये पहली बार था जब कंदील ने अपनी हवेली की छत से समर को देखा था। इससे पहली नज़र में ये समर पसंद आ चुका था, जबकि कंदील के बारे में समर भी जानता था कि कंदील हैदराबाद में तालीम हासिल कर रही है। किसी तरह इन दोनों में राब्ता हुआ। चूँकि दोनों पढ़े लिखे और हम ख्याल थे, लिहाजा एक दूसरे को पसंद करने लगे। समर ने जब अपने बाप को बताया कि वो रईस की बेटी को पसंद करता है और आप दोनों मेरे रिश्ते के बारे में इनके घर जाएं, तो धोबी परेशान हो गया। इसने कहा, बेटा ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे रुतबे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर हम दोनों गए तो रईस इस बात पर गुस्सा आ सकता है। समर ने अपने वालिदैन से कहा कि कंदील मुझे पसंद करती है और मुझे उम्मीद है कि रईस अपनी बेटी की पसंद के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाएगा। अपने बेटे की ज़िद पर समर के वालिदैन रईस के घर गए। रईस ने जैसे ही इन दोनों मियाँ बीबी को देखा तो कहा, क्या बात है, कोई पैसों की ज़रूरत है क्या? धोबी ने कहा, सही हमें पैसों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दरअसल हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी कंदील का रिश्ता लेने आए हैं। बस ये बात सुनते ही रईस को इन दोनों पर गुस्सा आया। उसने अपने मुलाजमों से कहा कि धक्के देकर इनको घर से निकालो। धोबी और इसकी बीवी को धक्के देकर घर से निकाला गया। घर आकर धोबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें कहता था कि रईस अच्छा इंसान नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। उसने हमें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। इसके बाद समर ने कंदील से रब्ता किया और कहा, तुम्हारे वालिद ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कंदील ने समर से माफ़ी मांगी और कहा कि हैदराबाद जैसे ही वो इदारे में जाएगी, वहाँ से दोनों कराची के लिए रवाना हो जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं तुम्हारे बगैर किसी से शादी के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। कंदील जैसे ही हैदराबाद रवाना हुई तो एक हफ्ते बाद समर ने इसे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पिक किया और दोनों कराची रवाना हुए। समर की अच्छी कंपनी में जॉब हो चुकी थी। दोनों ने कराची में जाकर निकाह कर लिया और किराए के मकान में रहने लगे। शुरू में सब ठीक था। समर को अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी अता की। रईस ने अपनी बेटी को जायदाद से आग कर दिया, मगर वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर समर को कंपनी ने फारिग कर दिया। यह मौका समर के लिए बहुत परेशान कुन था, क्योंकि ये अच्छी कंपनी थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, मगर अब इसे दोबारा से जॉब की तलाश करना थी। मुख्तलिफ कंपनीज़ में अप्लाई किया, लेकिन कोई भी कंपनी इसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रही थी। परेशानी की वजह से इसका रवैया कंदील और बच्चों के साथ अजीब हो चुका था और इसको कंदील ने महसूस खुद किया। कई बार इसने समर से कहा भी कि आप काफ़ी बदल चुके हैं, बच्चों की तालीम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। तो समर यही जवाब देता कि मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, मैं वैसे भी अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। मैं 6 माह से ऑफिसों के धक्के खा रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मेरा काम नहीं बन रहा। मेरे लिए अगर तुम दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बकवास मत किया करो। घर का निज़ाम तो चलाना है। लिहाजा समर ने एक शॉपिंग मॉल में सेल्समैन की जॉब कर ली। आज भी जैसे वो घर लौटा तो इसकी बीवी सोई हुई थी, तो इसे डांटने लगा कि सारा दिन काम करके वापस आता हूँ तो तुम नींद की हालत में होती हो, अभी तक खाना नहीं पकाया। इसी तरह के ताने वो रोज़ कंदील को देता था, मगर आज तो कंदील को सख्त बुखार था। वो बिस्तर पर पड़ी सर्दी से कांप रही थी, जबकि समर ने इस बात पर गौर ही ना किया कि वो बीमार है। कंदील ज़ुबान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तेज़ बुखार की वजह से ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। आज शॉपिंग मॉल के मालिक ने समर को खूब जलील किया किसी गलती की वजह से। इसी वजह से आज वो सख्त गुस्से में था। जेब में रिक्शा किराया तक नहीं था, लिहाजा वो पैदल चलकर गर्मी में घर आया था तो इसका दिमाग भी ख़राब हो चुका था। कूलर के करीब आया और पानी का गिलास पीने लगा तो कूलर खाली था। दिल में सोचने लगा कि कितनी मनहूस औरत है कि अभी तक कूलर में पानी
पानी नहीं भरा। इसके बाद खुद जाकर नलके में से पानी का गिलास पहले अपने सर पर डाला और फिर पानी पीकर उसने गिलास नीचे फर्श पर फेंक कर कहा कि 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने खाना तैयार ना किया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। बच्चे बाप की वहशत देकर माँ के साथ लिपटे हुए थे और वह बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी सब बातें सुन रही थी। समर की बड़ी बेटी ने जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो सहम कर कहा कि अब्बा, अम्मा को बुखार है, आप माँ को क्यों गालियाँ दे रहे हैं। समर कहने लगा, ऐसे में ड्रामेबाजी कर रही है, कुछ नहीं है इसे। कंदील सर पर पट्टी बांधे यही सोच रही थी कि इसने घर से भागकर कितनी बड़ी गलती की। अक्सर औरतें जो घर से भागकर शादी करती हैं और वालिदैन के रजामंदी के बगैर ही निकाह कर लेती हैं तो इनका अंजाम यही होता है, और वो अपने इस अंजाम पर काफ़ी पछता रही थी। अपने घर में तो वो शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी और इसे किसी चीज़ की कमी बिल्कुल नहीं थी। इसका बाप इससे बहुत प्यार करता था और कोई भी ख्वाहिश ज़ुबान पर आने से पहले इसकी पूरी की जाती थी। खैर, अब वो अपने इस माजी को याद नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसे आगे की फ़िक्र भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, क्योंकि इसका बाप जॉब न मिलने की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खोता जा रहा था। दिन ब दिन इसके गुस्से में तेज़ी आ रही थी और बच्चों के साथ भी इसका रवैया बदलता जा रहा था। बेटी ने बाप के गुस्से को देखते हुए कहा कि अब्बा आप बैठें, मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ, माँ को बुखार है। समर यह देखकर हैरान हुआ कि छोटी सी बच्ची मेरे लिए क्या रोटी बनाएगी। इसकी बेटी आलिया किचन में दाखिल हुई तो देखा कि आटा सिर्फ 2 रोटियों का ही बचा है। इससे पहले इसने कभी रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन बाप की वजह से आज रोटी बनाना ज़रूरी था। बेटी ने अपने छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे पेड़े बनाए, मगर अचानक इसे याद आया कि अभी तो आग मैंने नहीं जलाई। अभी आग जलाने ही लगी थी कि एक गरजदार आवाज़ आई कि जल्दी करो, अपनी माँ की तरह तुम भी बहुत निकम्मी हो, अभी तक तो इसे एक रोटी ना बनाई गई। मैं इधर भूख से तड़प रहा हूँ, सारा दिन तुम लोगों के लिए ख्वार होता हूँ और तुम हो के वक्त पर मुझे खाना भी नहीं दे सकते। बच्ची आग जलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आग नहीं जल रही थी। किचन में धुआं धुआं उठ रहा था। वो आ गया और देखा कि पेड़े अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। उसने अपनी बेटी सुरैया को ज़ोर से धक्का दिया और कहा कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं खुद ही अपने लिए रोटी पकाता हूँ। सुरैया रोती हुई अपनी माँ के पास चली गई, जबकि इसके बाजू पर चोट भी लगी थी। वो खुद किचन के अंदर रोटियाँ पकाने लगा, जबकि सुरैया माँ के साथ लिपट कर रोने लगी और उसे बताने लगी कि आपकी बीमारी को देखते हुए मैंने अब्बा के लिए रोटी पकाने की कोशिश की, मगर अब्बा ने फिर भी मुझे मारा। कंदील ने जब ये सुना तो हैरान हुई और अपनी जगह से उठकर थोड़ा सा पानी पिया तो इसके होश बहाल हुए। इसके बाद अपने सर पर दुपट्टे से पट्टी बांधी, क्योंकि सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। अपने शौहर से मुखातिब होकर कहा कि मुझे तो जितना मारते हो मैं तो ये बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटियों पर तो जुल्म मत किया करो, ये तुम्हारा भी खून है। मगर इसने अपनी बीवी को किसी बात का कोई जवाब ना दिया और मज़े से रोटी खाने में मसरूफ़ रहा और फिर रोटी खाकर वो घर से रवाना हुआ। माँ ने अपनी मासूम बच्ची के बाजू पर पट्टी बांधी और इसे तसल्ली दी। शाम को जब समर वापस आया तो अब भी कंदील बिस्तर पर दराज थी। गौर किया तो कंदील काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इसके दिल में थोड़ा सा रहम है और फिर कहने लगा कि तुझे आखिर मसला क्या है। कंदील ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं ठीक होंगी तब भी तुम्हारे लिए रोटी वक्त पर तैयार कर सकूँगी ना, और घर के बाकी भी काम करूँगी। मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हारे लिए रोटी पकाने की कोशिश की तो तुमने उसे भी मारा। यह सुनकर समर कहने लगा, अच्छा ज़्यादा मुझसे बहस मत करो, मैं आज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा ताकि पता चल सके कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। ये कैसा बुखार है जो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहा, फिर तुम ऐसे ही ड्रामे करती हो। शाम हुई तो समर रिक्शा किराए पर लेकर अपनी बीवी को अस्पताल ले गया। लेडी डॉक्टर ने इसकी बीवी को चेकअप किया तो कहा कि ये कोई टेस्ट है, ये लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्टों की कीमत देखी तो बहुत ज़्यादा थी। 10,000 रुपये उस वक्त इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम थी, क्योंकि इसकी जेब में कुछ नहीं था। बीवी से कहने लगा कि अब वक्त आ चुका है कि अपनी ये बालियां मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें फ़रोख्त करके तुम्हारे ये टेस्ट करवा सकूं, वरना मेरे पास तो पैसे नहीं और घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। कंदील ने अपनी कानों की वो बालियां अपने शौहर के हवाले की। इसने अपनी बीवी की बालियां फ़रोख्त की और फिर अपनी बीवी के टेस्ट करवाए। इसने अपनी बीवी को रिक्शे पर बिठाया और कहा कि तुम घर जाओ।
मैं रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाकर ही वापस आऊँगा। कंदील वापस घर आ चुकी थी, जबकि इसने अपनी बीवी की रिपोर्ट्स बनवाई और फिर वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट चेक की और इसके बाद समर से कहा कि आपकी बीवी को कैंसर का मर्ज लाहक है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपने अपनी बीवी का इलाज शुरू क्यों नहीं करवाया और इतनी देर लगा दी। खैर, अब भी आपकी बीवी का इलाज मुमकिन है और अगर मज़ीद ताख़ीर की गई तो आपकी बीवी की जान को भी ख़तरा है। डॉक्टर की बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी जिनकी कीमत 15 से 20 हज़ार के दरमियान थी। वो जैसे ही अस्पताल से बाहर आया तो सबसे पहले इसने दवाइयाँ वाले पर्ची फाड़ दी और फिर वो तमाम रिपोर्ट्स भी फाड़ कर नहर में बहा दी, क्योंकि वो इस बीमारी के मुतालिक अपनी बीवी को हरगिज़ नहीं बताना चाहता था। वो खुद से यही कह रहा था कि अगर मैं अपना आप भी फ़रोख्त कर दूं तब भी बीवी का इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे और जो बात मुमकिन ही नहीं तो बीमारी का तस्करा बीवी के सामने करने का क्या फ़ायदा। बेचारी यूं ही परेशान हो जाएगी और वक्त से पहले ही मर जाएगी। इसके बाद वो घर आया तो कंदील ने पहले से इसके लिए खाना तैयार कर रखा था। वो बेचारी इसी इंतज़ार में थी कि डॉक्टर मेरी बीमारी के मुतालिक क्या बताएगा। घर आते ही इसने अपने शौहर के सामने खाना पेश किया और अपनी बीमारी का जिक्र ना किया। जब समर ने खाना खा लिया फिर इससे पूछने लगी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे कौन सी बीमारी है और डॉक्टर ने क्या बताया है। तो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुझे मलेरिया हुआ है, थोड़ी सी दवाई दी है, उम्मीद है कुछ दिनों बाद ठीक हो जाओगी। यह सुनकर कंदील की सांसों में सांस वापस आई और दिल में सोचने लगी चलो शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वरना मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होता। बाप के हालात तो मेरे अभी भी सामने हैं और कौन सी माँ अपने बच्चों को रुलता हुआ देख सकती है। कंदील इससे कहने लगी कि घर का राशन ख़त्म हो चुका है, मेरी बालियों में से अगर कुछ पैसे बचे हैं तो आप राशन लें। इसकी जेब में अब भी 40,000 रुपये थे, मगर इसने अपनी बीवी से झूठ बोला कि रिपोर्ट्स और बाकी अखराजात में 20,000 रुपये लग चुके हैं और मेरी जेब में बाकी चंद हज़ार रुपये ही बाकी बचे हैं, जो कि 2 से 3 दिनों के राशन के लिए काफ़ी हैं। काफ़ी दिनों से वो अपने दोस्त के जरिए बाहर जाने के प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन पैसे अभी तक पूरे नहीं हुए थे। समर के दोस्त नासिर ने इसे बताया था कि एक एजेंट है जो मज़दूरों को बाहर भेज रहा है, वहाँ जाकर भी मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे काफ़ी आएंगे। वापस वैसे के लिए आधे पैसे वो ले रहा है और बाकी की रकम काम स्टार्ट करने के बाद ही तुम अदा कर सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इस मुल्क में तो अब हालात तुम्हारे सामने हैं कि कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। वो सेल्समैन की रकम से भी पैसे बचाकर अपने दोस्त नासिर के हवाले कर रहा था और 40,000 जो इसकी जेब में था, इसमें से 35,000 भी उसने नासिर के हवाले किए। इसने इसके बारे में कंदील का कुछ नहीं बताया। पहले तो इसके दिमाग में ये था कि जैसे ही मेरा वीज़ा लग जाएगा तो मैं अपनी बीवी को बता दूंगा, लेकिन अब इसने ये भी इरादा तुर्क कर लिया। वो बस इस इंतज़ार में था कि किसी तरह वो पैसे मुकम्मल हो जाए और वह एजेंट को देखकर दुबई रवाना हो जाए। ये एक दिन वो जैसे ही अपने काम पर गया तो इसका दोस्त शॉपिंग हॉल में इसके सामने आया और कहने लगा कि यार तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कंपनी तुझे फ्री में बाहर भेज रही है। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको काफ़ी सारे मजदूर मतलूब हैं। तुम्हारी टिकट और वीज़ा फ्री है और जो पैसे तुमने एजेंट के पास जमा करवाए हैं वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। यह सुनकर समर बहुत खुश हुआ। नासिर के मुताबिक इसे 2 लाख से ज़्यादा मंथली बच जाएगा। वो खुश था क्योंकि इसे पैसा चाहिए था। इसे अपनी बीवी और बच्चों का कोई ख्याल नहीं था। इस जॉब का सुनकर उसको ये ख्याल आया कि इसकी बीवी जो बीमार है उसका इलाज भी अब हो सकेगा। इसने अपने दोस्त नासिर का शुक्रिया अदा किया। अगले महीने की 10 तारीख को दुबई रवाना होने वाला था। आज जब वो घर आया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसकी बीवी ने इसकी खुशी महसूस की और इससे पूछा भी था कि आज खैरियत तो है, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसने अपनी बीवी को कुछ ना बताया, बस इतना बताया कि आज शॉपिंग मॉल के मैनेजर ने हम सबको होटल में अच्छा खाना खिलाया, वो हमसे बहुत खुश था। उसने मेरी तारीफ़ की है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इस महीने रिकॉर्ड सेल हुई है। बस उसने मुझसे जो खुशी का इजहार किया है और मेरी तारीफ़ की, तो इसलिए मैं खुश हूँ।
लेकिन हकीकत उसने फिर भी अपनी बीवी को कुछ ना बताई कि कुछ दिनों बाद वो दुबई जाने वाला है। आज 20 तारीख थी और अगले महीने की 10 तारीख को उसने जाना था। इसने 20 दिन का राशन अपनी बीवी के हवाले किया और कहा कि ये 20 दिनों के लिए आटा, चीनी और कुछ दालें हैं, ये किफ़ायतशारी से काम लेना और ज़्यादा फजूल खर्ची ना करना। इसके अलावा मेरे पास मज़ीद पैसे बिल्कुल नहीं और 20 दिनों से पहले तुमने किसी किस्म को कोई फरमाइश नहीं करनी, ना बच्चों के जूते और कपड़ों के बारे में कहना है, ना ही अपने कपड़ों के बारे में, और पिछले साल के कपड़ों पर गुजारा कर लो। मैंने भी कोई खरीदारी नहीं की, तुम्हारे सामने की बात है, मैं भी इन्हीं कपड़ों पर गुजारा कर रहा हूँ। समर की यह बात सुनकर कंदील ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन हालात में कभी मैंने आपको शॉपिंग के लिए कोई ज़िद की है? ना अपने लिए मैंने कोई ज़िद की, ना ही बच्चों के लिए कहा कि उनके लिए कुछ खरीद लाएं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका समर को बेचैनी से इंतज़ार था। आज 20 जुलाई का दिन था और समर ने दुबई जाना था। इसने तमाम कागजात तैयार थे। इसने नया सूट पहना तो इस पर कंदील ने इससे पूछा कि खैरियत है, आज कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा, आज हमारी कंपनी की तरफ से एक पार्टी है तो मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ। शॉपिंग मॉल के ओनर ने हमें एक पार्टी दी है, लेकिन इस इरादे को तो कुछ और ही थे। आज वो हमेशा हमेशा के लिए कंदील और बच्चों को छोड़कर जाने वाला था और इस हवाले से इसने कंदील को कुछ भी ना बताया। शाम 5 बजे इसकी फ़्लाइट थी और वो दुबई के लिए रवाना हो गया। रात का अंधेरा छाने लगा। कंदील परेशान थी कि इसका शौहर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। पहले तो वो शाम होते ही घर वापस आ जाता था। इशा की अज़ानें शुरू हुई तो इसकी परेशानी से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मगर उसका तो नंबर ही बंद जा रहा था। कंदील को किसी किस्म का इशारा नहीं मिल रहा था वो कहाँ है। 20 दिन बाद घर का राशन भी ख़त्म हो चुका था और इनके घर में कुछ नहीं बचा था। वो तो इस इंतज़ार में थी कि जैसे ही इसका शौहर वापस आएगा तो कुछ खाने के लिए ले आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। बच्चे भूख से रो रहे थे और वो खुद भी बहुत भूखी थी। इसने पड़ोस से समर के दोस्त से भी बात की तो इसके दोस्त ने बताया कि मुझे कल समर मिला था, वो बहुत खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या खुशी थी। इसने सेल्समैन की जॉब छोड़ दी थी और बता रहा था कि इससे भी अच्छी जॉब मिली है। यह सोच कर कंदील हैरान हुई और दिल में सोचने लगी, इस बारे में तो समर ने मुझे कुछ नहीं बताया था। इसके बाद उसने पड़ोसन से गुजारिश की कि बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरा शौहर अभी तक वापस नहीं आया और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पड़ोसन ने इसके लिए और बच्चों के लिए कुछ खाना दिया। बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन इससे उस रात नींद न आ सकी। सारी रात वो सोच रही थी कि कैसा आदमी है, अपने बच्चों को तना छोड़कर कहाँ चला गया और ऐसी कौन सी जॉब है जिसके बारे में उसने मुझे भी ना बताया। सुबह हुई तो वो उसके दोस्त नासिर के पास गई, क्योंकि वो जानती थी कि नासिर इसका बहुत करीबी दोस्त है। वो अक्सर उनके घर भी आता रहता था। कहने लगी कि समर अभी तक घर वापस नहीं आया, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? नासिर ने जब ये सुना तो हैरान हुआ और कहा, भाभी आपको कुछ पता नहीं? कहने लगी, नहीं, मुझे तो कुछ इल्म नहीं कि वो कहाँ है। नासिर ये सुनकर हैरान हुआ और कहा कि ताज्जुब है कि उसने आपको कुछ नहीं बताया। मैं तो यही समझ रहा था कि आप लोगों को सब पता है। उसकी तो दुबई में जॉब लगी थी, वो कल रवाना भी हो चुका था, अब तो वो दुबई पहुंच चुका होगा। ये सुनकर कंदील के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इससे वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए वो तो सब भूल चुकी थी कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। इसका शौहर समर इस कदर भी गिर सकता है कि अपने बीवी बच्चों को लावारिस तना छोड़कर ये मुल्क छोड़ गया और उनको बताना तक भी गवारा ना किया। उसका सर चकरा गया और इसी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ी। नासिर इसे अस्पताल ले गया और फिर जब इसकी तबीयत बहाल हुई तो रिक्शा किराए पर लेकर इसे घर में छोड़ा। साथ साथ ये भी कहा कि भाभी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। समर दुबई में जॉब करने लगा। वो खुश था कि वो माहाना 2 लाख रुपए बचा रहा था। वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, सोच रहा था कि जब 30 से 40 लाख रुपए हो जाएंगे फिर वापस वतन आकर कोई ना कोई कारोबार करूंगा। तब तक उसकी बीवी भी मर जाएगी, किसी दूसरी जगह शादी करूंगा। बच्चों का भी ख्याल ना आया। वही सोच रहा था कि जब इसकी बीवी मर जाएगी तो बच्चे यतीम खाने में चले जाएंगे, कोई ना कोई तो उनका वारिस बन ही जाएगा। मगर इस जालिम शख्स को इतनी शर्म न आई कि वो इसकी औलाद थी।
اگر اس کی بیوی مر گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ شروع سے ہی وہ خود غرض تھا، بس اپنا ہی خیال، باقی جائیں جہنم میں۔ جس دن اس نے کراچی میں آئی ٹی کمپنی میں جوائن کی تھی، پہلے دن اس کے دوست نے اس سے پوچھا تھا کہ 2 دن کے لیے ماں اور باپ کی جگہ کام کر کے تجھے کیسا محسوس ہوا؟ بجائے اپنے ماں اور باپ کا درد محسوس کرنے کے، اس بات کا احساس کرنے کے کتنی مشقت کر کے وہ ان کو پال رہے تھے، اس نے اپنے باپ اور ماں کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ ان کی زندگی گدھوں جیسی ہے، اور یہ 2 دن اس پر عذاب بنے تھے۔ اس کے دوست کو تعجب ہوا اور یہی بات اس نے منیجر کو بتائی۔ منیجر کو اتنا غصہ ہے کہ اس نے سمر کو جاب سے ہی فارغ کر دیا تھا۔ 5 سال بعد وہ وطن واپس لوٹا، یہ سوچ کر کہ اس کی بیوی تو اب مر چکی ہوگی اور بچے بھی کسی یتیم خانے میں چلے گئے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور گھر کے دروازے پر آیا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے کے اندر سے ہی گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اس کے گھر کا کچا سیانہ تو آپ پکا ہو چکا تھا اور قطاروں میں پھول لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد سلائی مشینوں کو قطاریں لگی ہوئی تھیں اور چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں سلائی کڑھائی میں مصروف تھیں۔ قندیل ان کو ہدایت دے رہی تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ قندیل کو دیکھتے اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس ہے اور کہنے لگا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تمہیں تو کینسر تھا، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر تم ابھی تک کیسے زندہ ہو؟ قندیل آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، دفع ہو جاؤ، تم واپس کیوں آئے ہمارے گھر میں؟ مجھے کینسر ضرور تھا، لیکن جس بھوک میں تو مجھے اور بچوں کو چھوڑ گئے تھے، اسی بھوک نے میری یہ بیماری ختم کر دی۔ کئی دنوں تک میں نے فاقے کاٹے، جس کی وجہ سے کینسر کے جراثیم بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے مجھے زندہ رکھنا تھا، لہٰذا میں زندہ ہوں، مگر اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں بہت سارے پیسے لایا ہوں، اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگا تو قندیل نے ایک اور تھپڑ مارا۔ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بڑھنے لگا تو محلے کے لوگ گئے۔ محلے کے تمام مردوں نے اسے مل کر گھر سے دھکے دے کر نکالا اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ محلے والے جانتے تھے کہ اس ظالم شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بھوک کی حالت میں انہیں چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ وہ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں نے مل کر قندیل اور اس کے بچوں کی کفالت کی۔ قندیل سلائی کڑھائی میں ماہر بن گئی تو ادارے کی ایک میڈم قندیل کے پاس آئی۔ وہ اپنے ادارے میں اسے سلائی کڑھائی کرنے والی ایک ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ 6 دن اس کے ادارے میں بچوں اور بچیوں کی سلائی کڑھائی سکھاتی اور اتوار کے دن ادھر محلے کے بچوں کو ہنر سکھا رہی تھی۔ اس کے بچے اعلیٰ سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سمر کو اپنی خود غرضی کی سزا ملی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر خود غرضی دکھائی، پھر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ جو کاروبار اس نے یہاں کیا، اس میں بھی اسے گھاٹا ہوا اور 6 ماہ کے اندر اندر سب ختم ہو گیا۔ اب وہ سڑک پر پڑا نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے اور اپنے خود غرضی کی سزا بھگت رہا ہے۔ ناظرین، یہ تمام آپ دوستوں کے لیے ایڈوائس ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔